हेलो हाय नमस्कार। मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बेहतरीन है, अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्जाम की घड़ी अब नजदीक आती जा रही है। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। क्योंकि इतनी मेहनत जरूर करिए बेटा कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए तो आपको अफसोस ना हो कि हम थोड़ा और पढ़ लेते तो अच्छा कर पाते एग्जाम में। तो इसीलिए इतनी मेहनत करके चलिए कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए तो आपके पेरेंट्स का जो सीना है वो एकदम चौड़ा हो जाए, सब लोग आपसे बहुत खुश हों और आप भी अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हों। तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आप लोगों को पता है यूनिट 2 है। ठीक है, यूनिट 2, यूनिट 1 हम खत्म कर चुके हैं, जिसके अंदर 4 चैप्टर आते थे जो कि हम खत्म कर चुके हैं। यूनिट 2 की बात करेंगे जिसका नाम है विद्युत, यानी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम कहते हैं विद्युत, यानी विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है कि इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जाना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट पोजीशन में होता था। कितने? रेस्ट पोजीशन में, यानी चार्ज वहां पे रुकी हुई अवस्था में होता था, विराम अवस्था में पाया जाता था। ठीक है, तो उसकी स्टडी करते थे, वो हम करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो किसमें होगा बच्चों? मोशन में होगा। क्या होगा? मोशन में, यानी यहाँ पे जो आवेश है वो क्या करेगा? गति करेगा। क्या करेगा? गति करेगा। यानी कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल क्या करता हो? मोशन करता हो, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। कुछ किताबों में इसको हम डायनेमिक्स भी कहते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे बच्चों, यानी फिजिक्स की लिख सकते हैं यहाँ पे आवेश का, इस तरीके से आवेश का, आवेश का गति करना, गति करना। अगर आवेश गति करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी कि विद्युत कहते हैं। इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आवेश है, वेलोसिटी ऑफ जो चार्ज, उसकी वैल्यू जो है वो बच्चों जीरो नहीं होगी। यानी आवेश यहाँ पे जीरो, जो आवेश की चाल है बच्चों वो क्या है? जीरो नहीं होगी। वेलोसिटी ऑफ चार्ज जीरो नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर पूछ लेते हैं, जनरली लोग पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो आप बता सकते हो, यानी फिजिक्स की सिद्धांत जिसमें चार्ज पार्टिकल गति करता हुआ पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज के इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको फटाफट से मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आपने क्लास 10th में भी इसको पढ़ा होगा, मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्लास 10th में भी इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्लास 10th के अंदर क्या पढ़ा था भैया आपने? चलिए, जो भी पढ़ा हो ना पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, बस क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होती है। यानी कि किसी सर्किट में, यानी कि आप लोगों को पता है अगर चार्ज, यानी चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। सर कैसे? जैसे कि कहने का मतलब क्या, अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो लिख सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा कहते हैं। इसे इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। सर कैसे? जैसे मान लो बच्चों कि एक विद्युत सर्किट है, इस तरीके से कि कोई एक सर्किट है, इस तरीके से कोई एक सर्किट है और इसके अंदर मैंने एक लगा दी बच्चों सेल, और ये मैंने कुंजी लगा दी। ठीक है, अब ये विद्युत सर्किट है, तो बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या है कि मैंने यहाँ पे एक लगा दिया, क्या बच्चों? यहाँ पे मैंने लगा दिया एक चालक, इस तरीके से। ठीक है, अब ये कोई एक चालक है और इसके अंदर जो है बच्चों वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। क्या फ्लो हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इलेक्ट्रॉन। अब भाई ये मैंने लगा दी यहाँ पे सेल, सेल लगा दी, और ये मैंने लगा दी बच्चों कुंजी। अब यहां मैंने कुंजी लगा दी, तो आप जानते हो करंट हमेशा कहां चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से, इस तरीके से। तो भाई किसी सर्किट के अंदर आवेश फ्लो जो होता है, आवेश जो बहता है किसी सर्किट के अंदर, आवेश फ्लो होने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश को अगर हम मोशन कराएंगे तो वहां पे क्या करंट प्रोड्यूस होगी, क्या उत्पन्न होगी, करंट प्रोड्यूस होगी। और करंट उत्पन्न होती है तो यानी करंट किसकी वजह से उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉनों के बहने से। यानी इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या करते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या करते हैं बच्चों, मूव करते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने से क्या बनती है, हमारी करंट बनती है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं अगर बात करता हूं तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब यदि यदि टी समय में, यदि विद्युत परिपथ में, यदि विद्युत परिपथ में, मान के चलिए विद्युत परिपथ में टी समय में, कितने बच्चों, टी समय में प्रवाहित प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश Q हो, कितना हो बच्चों, Q हो, तो भाई विद्युत धारा क्या होगी, तो विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, तो विद्युत धारा क्या होगी बच्चों, यहां से गुजरने वाला आवेश, गुजरने वाला आवेश, आवेश अपॉन समय, अपॉन समय। मतलब क्या है बच्चों, यानी I इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, I इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, I इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन टी, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब बच्चों अगर मैं बात करता हूं इसके मात्रक और विमा की, तो मात्रक और विमा को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो मात्रक और विमा को अगर मैं यहाँ पे देखूं, मात्रक और विमा को और देख लेते हैं यहाँ पे हम, तो इसके मात्रक और विमा को मैं देख लेता हूं यहाँ पे। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं इसके मात्रक की, इसके मात्रक यानी कि यूनिट, इसका मात्रक, मात्रक क्या होता है इसका, तो इसके मात्रक की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो भाई अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो डेल्टा Q अपॉन टी, तो Q क्या है बच्चों यहाँ पे, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, अपॉन, और समय, समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकंड। तो इसका क्या हो गया, कूलाम पर सेकंड, इसका मात्रक हो गया। और इसी को बच्चों हम एक शब्द में कह देते हैं यहाँ पे, क्या, इसी को हम एक शब्द में कहते हैं बच्चों एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एम्पियर कहते हैं। एम्पियर बच्चों विद्युत धारा का एक ऐसा ही मात्रक, एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर मात्रक की बात कर ली है हमने यहाँ पे, तो क्यों ना इसकी विमा की बात कर ली जाए। तो इसकी विमा देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी विमा क्या होती है यहाँ पे, विमा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। क्या कहते हैं, डायमेंशन, डायमेंशन। ठीक है, तो इसकी विमा देख लेते हैं। तो आप लोग जानते हो बच्चों, इसकी जो विमा होती है बच्चों, ये हमारी 7 भौतिक राशियों में आती है। यानी हमारा ये मूल मात्रक होता है, तो मूल मात्रकों में हमारा विद्युत धारा का मात्रक आता है, जिसको हम कहते हैं ए। इसकी विमा क्या होती है बच्चों, ए। ठीक है, याद रखना है क्या होता है, ए। अच्छा, इसी के साथ विद्युत धारा का जो मापन होता है वो किससे होता है बच्चों, तो याद रखना वो किससे होता है, वो हमारा अमीटर से होता है। किससे होता है, अमीटर से। विद्युत धारा का मापन जो होता है वो किससे होता है, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन, मापन। अगर मैं मापन की बात करता हूं तो इसका जो मापन होता है बच्चों वो किससे होता है, तो याद रखना अमीटर से होता है। किससे, अमीटर से, अमीटर से होता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे इससे, किससे, अमीटर से। और इसे हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, वो भी आगे चर्चा करेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना आइडिया दे दिया कि सीरीज पैरेलल क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि किसी सर्किट में फ्लो ऑफ करंट यानी कि सॉरी फ्लो ऑफ चार्ज, इस आवेश के बहने की दर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हम कह देते हैं विद्युत धारा। यानी कि दर का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर टाइम का डिवाइड हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि भैया टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं।
हाँ या ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, क्यों भाई 1 एम्पियर की परिभाषा, तो भाई किसी सर्किट में, समझे, किसी विद्युत परिपथ में, जैसे भाई मैं अगर यहाँ पे सर्किट बनाता हूं, ये मैंने एक सर्किट बनाया, मैं इनका नाम बार बार नहीं लिखूंगा, ये सेल है ये, ठीक है। और इसके अंदर हमारे कौन है भैया, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि आपको पता है चालक है, तो चालक है तो इसमें क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं। अब करंट हमेशा चलता है बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से, ठीक है भाई, इस तरीके से। अब भाई ये हमारा चालक है, तो भाई किसी चालक में लिख सकते हैं, किसी चालक में, किसी चालक में, किसी चालक में, चालक या विद्युत परिपथ में, किसी चालक में, किसी चालक में एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो, कितनी हो बच्चों, 1 कूलाम हो, तो चालक में, चालक में प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान, धारा का मान 1 एम्पियर होता है। कितना होता है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर होता है। कितना होता है बच्चों, 1 एम्पियर होता है। सर कैसे, जैसे अब अगर मैं यहां पे लिखूं यदि, यदि यहां पे मैं लिखूं Q बराबर 1 कूलाम, 1 कूलाम, और समय अगर मैं यहां पे लिखूं T बराबर 1 सेकेंड, तो बच्चों चालक में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है बच्चों, तो फॉर्मूला होता है हमारा क्या, I बराबर Q अपॉन डेल्टा, Q अपॉन डेल्टा T। तो Q इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 1 कूलाम। कितना दे रखा है, 1 कूलाम, Q की वैल्यू 1 कूलाम, और इसकी दे रखी है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो बच्चों आपको पता है कूलाम प्रति सेकंड को ही तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, 1 एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, 1 एम्पियर बोलते हैं। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर का एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा अगर 1 कूलाम है, तो चालक में कितनी धारा प्रवाहित होगी, 1 एम्पियर प्रवाहित होगी। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। 1 एम्पियर की परिभाषा इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे, अब मैं बात करूं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि चालक में, चालक में विद्युत लिख सकते हैं विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन, मापन, मापन अमीटर, अमीटर नामक युक्ति से होता है। अमीटर नामक युक्ति, युक्ति से किया जाता है, युक्ति से किया जाता है। और इसे बच्चों, इसे सदैव परिपथ में, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि अगर आप जानते हो कोई सर्किट है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो उस करंट की जो मेजर किया जाता है उसको किससे किया जाता है, उस डिवाइस का नाम है बच्चों क्या, अमीटर। क्या होता है, अमीटर। आगे जाके पढ़ेंगे एक डिवाइस और होती है गैल्वेनोमीटर और अमीटर, दोनों से करंट मेजर किया जाता है। बट अमीटर जो है वो थोड़ा हाई करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटे करंट को भी मेजर करता है। तो ये अंतर भी होता है, ठीक है। और इसको हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है, यानी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की मैं बात करूं यहां पे, तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं मैं यहां पे,
इसको चलिए ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो अगर नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, आदर्श अमीटर का, आदर्श अमीटर का, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, ये कोई ऑप्शन दे देगा दो और। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध सदैव शून्य होता है। क्या होता है बच्चों? सदैव शून्य होता है। क्या होता है बच्चों? शून्य होता है, याद रखने हैं। तथा सामान्य प्रतिरोध का, सॉरी सामान्य, सामान्य अमीटर का, अमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। यानी क्या होता है बच्चों? निम्न होता है, निम्न होता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है बच्चों। और दूसरा पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है, याद रखना भैया, धातुओं में, धातुओं में, धातुओं में विद्युत प्रवाह, जो विद्युत प्रवाह होती है, विद्युत प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। किसकी वजह से बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो हमारे जो धातुएं होती है ना बच्चों, उनमें जो करंट फ्लो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इस पॉइंट को याद रखना है। और इसी के साथ बच्चों, जब धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे द्रव और गैस में क्या होता है, तो ये देख सकते हैं, द्रव में, द्रवों में धन तथा ऋण, धन तथा ऋण दोनों आवेशों के कारण, आवेशों, आवेशों के कारण विद्युत प्रवाह होता है, विद्युत प्रवाह होता है। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा इस बात को। ये मैं कुछ बेसिक पॉइंट लिखा रहा हूं बच्चों, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेंगे। अगर आप देखते हो कि ऑब्जेक्टिव आते हैं तो वहां से आप, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आपको याद रखना है शून्य होता है। और सामान्य प्रतिरोध का, सामान्य अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो निम्न होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको कि आदर्श वोल्ट मीटर का मतलब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। और सामान्य की बात करेंगे तो उच्च हो जाएगा वहां पे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो चलिए, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है, मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत चालकता से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे बच्चों की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, अब बात करते हैं जैसे विद्युत चालकता क्या होती है। विद्युत चालन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू कंडक्शन, विद्युत चालकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब जैसे कुछ परिभाषाएं हैं, इसको बच्चों विद्युत चालन कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा गलत हो गया है। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, विद्युत चालन कर देता हूँ। विद्युत चालन, ठीक है भाई, विद्युत चालन, चालन, चालन। चलिए देख लेते हैं। अब विद्युत चालन क्या होता है कि भाई, विद्युत चालन को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो विद्युत चालन क्या होता है कि आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण को हम लोग कहते हैं विद्युत चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चालन। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, परिपथ में आवेश का, आवेश का आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान
तक स्थानांतरण को विद्युत चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चालन कहते हैं। विद्युत चालन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत चालन कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। इसी के साथ बच्चों अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि जो आप कि गतिमान आवेशित कणों को आवेशवाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशवाहक कहते हैं। आवेशवाहक कहते हैं। क्लियर है? गतिमान आवेशित कणों को आवेशवाहक कहते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि जो विद्युत धारा जो होती है बच्चों, वो हमारी कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि। तो इस पॉइंट को आप याद रख लीजिए। यहां पे मैं लिख देता हूं, विद्युत धारा अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है जबकि परिपथ में उसकी दिशा दर्शाई जाती है। दिशा दर्शाई जाती है। अब बच्चों आपका प्रश्न होता है कि आपका प्रश्न क्या है? मैं बता देता हूं आपका प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न ऐसा क्यों? आपका प्रश्न आता है ऐसा क्यों? तो इसको देख लेते हैं भैया, ऐसा क्यों। अब देख लें भैया ऐसा क्यों। जैसे भाई ध्यान से देखें, अगर मैं बताऊं यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। जैसे कि विद्युत धारा है, मान लो कि एक करंट मान के चलिए कि एक करंट इधर से आ रही है और एक करंट इधर से आ रही है। ठीक है, तो भैया देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि यहाँ से 3 एम्पियर की करंट आ रही है। कितनी बच्चों? 3 एम्पियर की। और यहाँ से 4 एम्पियर की करंट आ रही है। कितनी बच्चों? 4 एम्पियर की करंट। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं बोलूं आपसे यहाँ पे नेट, अगर यहाँ से मैं आई नेट निकालू भाई, आई नेट, तो भैया अगर ये हमारी अदिश राशि है तो अदिश राशि है तो ये कितना हो रहा है बच्चों? 7 एम्पियर है। कितना? 7 एम्पियर होना चाहिए कोई अदिश राशि को। तो भैया अगर अदिश राशि तो मैथ के साधारण नियमों से जोड़ा जाता है, 3 और 4 कितने हो गए? 7 एम्पियर हो गया। अब इसकी दशा दर्शाई जाती है, तो सदिश राशि होनी चाहिए, पर नहीं है। ऐसा क्यों? तो देख लेते हैं इसको। जैसे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके बीच के एंगल मान लो थीटा है। कितना है बच्चों? थीटा। मान लो कि ये 90 डिग्री है। कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो देख लेते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा परिणामी का, R इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस के 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। अब बच्चों मान के चलो ये सदिश राशि होती, अगर ये सदिश राशि है तो ये पहला वेक्टर यानी ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो यहाँ वैल्यू रखता मैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से आई नेट निकालता बच्चों, अगर मैं यहाँ से आई नेट निकालूं तो क्या होता बच्चों? अंडर रूट में यानी कि कितना बच्चों? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री तो आई नेट की वैल्यू क्या निकल के आती है बच्चों यहाँ से? तो अंडर रूट में बच्चों 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस ये कितना हो गया? 6, 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया? 24। और कॉस 0 की वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये पूरा 0 हो गया बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों? पूरा 0 हो गया। तो ये क्या हो गया? आई नेट बराबर ये अंडर रूट में निकल के आता है बच्चों कितना? 25। और 25 की वैल्यू कितनी निकल के आती है बच्चों यहाँ पे? तो आप देखोगे 5 एम्पियर। कितना? 5 एम्पियर निकल के आती। तो भैया सदिश राशि होती तो यह 5 एम्पियर आना चाहिए था, पर यह 5 एम्पियर नहीं आया।
क्योंकि भैया ये अदिश राशि है। तो इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियों के बीच में बेटा एंगल देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? एंगल देखना पड़ता है। लेकिन अदिश राशियों के बीच में कोई भी एंगल की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए तो ये कैसी राशि, तो यहां लिख सकते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी? एक अदिश राशि है। अदिश राशि, अदिश राशि है क्योंकि क्योंकि अब ये रीजन, क्योंकि वह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। अब आपके माइंड में ऐसा सदिश योग का नियम क्या होता है? तो बेटा ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करेगी अगर वो सदिश राशि है तो। सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, फॉलो नहीं करती, पालन नहीं करती। तो इस बात को आपको याद रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसा सवाल वैसा जवाब भी मैंने आपको दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अक्सर मैं देखता हूं लोग पूछ लेते हैं, क्या बच्चों? पूछ लेते हैं कि भैया एक ऐसा क्यों, तो रीजन बता देना, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। तो उम्मीद है कि यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों बात करते हैं भैया रैंडम मोशन, जिसको हम कहते हैं अनियमित गति, और इसका एक नाम और है बच्चों जिसको हम कहते हैं यादृच्छिक गति। क्या कहते हैं बच्चों? यादृच्छिक गति भी इसको हम कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसको क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति भी कहते हैं। इसको हम यहां पे लिख सकते हैं यादृच्छिक, यादृच्छिक गति भी कहते हैं। क्या होती है बच्चों? यादृच्छिक का मतलब होता है अचानक, यानी कि ऐसी गति जो किसी भी डायरेक्शन में हो जाती है। भाई क्या समझ रहे हो? ऐसी गति जो किसी भी डायरेक्शन में हो जाती है, कहीं भी मन चाहे जिधर उसके पार्टिकल्स भाग रहे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं यादृच्छिक गति। क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं, ठीक है। जैसे सर कैसे? तो इसको ऐसे समझिए कि भैया मान के चलो कि ये कोई एक विद्युत परिपथ है। मान लो कि ये कोई एक विद्युत परिपथ है इस तरीके से, और ये मैंने बना दिया भैया एक विद्युत परिपथ सुंदर सा, और ये मैंने लगा दी इसमें की। अब भाई ये मैंने एक विद्युत परिपथ अगर यहाँ बनाया है तो इसमें भैया इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, परमाणु होंगे, अणु होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब कुछ होंगे। तो भैया वो क्या है कि वो टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है, 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 एक इधर भाग रहा है, यानी कि इनकी कोई भी एक निश्चित गति नहीं है, कोई भी इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो जब इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? यादृच्छिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसकी अगर परिभाषा लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ में परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अणु तथा परमाणु, परमाणु अनियमित रूप से, अनियमित रूप से गति करते हैं, गति करते हैं, अर्थात ऐसे कह सकते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, स्वतंत्र 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 रूप से गति करते हैं, करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन अब ये गति करेंगे हमारे ये, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अणुओं, अणुओं तथा परमाणुओं से टकराते हैं, से टकराते हैं, जिससे
जिससे इनकी गति व दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं बच्चों? अनियमित गति, अनियमित गति या यादृच्छिक गति कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं। और इसका मान कितना होता है बच्चों? तो इसका जो टकराते हैं, तो चलिए इतना ही छोड़िए, यादृच्छिक गति कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं। यानी कि कोई विद्युत परिपथ है और इसमें भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पार्टिकल्स है, एटम्स है, तो ये लोग क्या है कि भी आपस में फ्री होके एकदम फ्रीडमली टकराते हैं। और टकराते हैं तो क्या होता है बच्चों कि ये टकराएंगे तो इनकी क्या है, जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो वेलोसिटी में क्या आएगी? कमी होगी। और वेलोसिटी में कमी आई, इनकी ऊर्जा में क्या होगी? हानि होगी। तो भैया इनकी वेलोसिटी में क्या हो रही है? कमी हो रही है, यानी चाल और दिशा दोनों बदल जाती हैं। जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो इनकी वेलोसिटी में कमी आएगी और उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? यादृच्छिक गति या अनियमित गति कहते हैं। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। अब अगर बात करता हूँ श्रांतिकाल, जिसको हम कहते हैं टाइम रिलैक्सेशन। क्या बच्चों? टाइम रिलैक्सेशन। वो एज रिलैक्सेशन मत समझना, ठीक है? आयु में छूट नहीं है भैया, ये क्या? टाइम रिलैक्सेशन। तो टाइम रिलैक्सेशन क्या होता है बच्चों? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों कि टाइम रिलैक्सेशन क्या होता है, जैसे कि कोई एक सर्किट है, मान लो कि ये एक सर्किट है। सर्किट तो हर जगह ही बनाना पड़ रहा है मुझे। ये सर्किट प्लस माइनस, ये मैंने लगा दी पूंजी, ठीक है भाई। अब इसके अंदर भैया मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, तो भाई अब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में चल रहे हैं भैया, ये आपस में चल रहे हैं, ये इसके पीछे ये वाला चल रहा है, इसके पीछे ये चल रहा है, इसके पीछे ये चल रहा है। अब दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या बच्चों? लगातार दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों, जो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों को टक्करों के पश्चात जो टक्कर हो रही है, इन दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन में टक्कर जो हो रही है, उसमें लगे समय को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? श्रांतिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रांतिकाल कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखो बच्चों, तो लिख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में दो क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्करों में लगे समय को क्या कहते हैं बच्चों? औसत श्रांतिकाल कहते हैं, या श्रांतिकाल कहते हैं। औसत श्रांतिकाल कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं, टॉ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मान कितना होता है बच्चों? तो इसका मान लिख लेना भैया। इसका मान मतलब दो इलेक्ट्रॉनों को टक्कर होने में लगा कितना समय, इसका मान 10⁻⁻⁹ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है बच्चों? 10⁻⁹ मीटर प्रति सेकंड होता है।
ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो औसत क्रांतिकाल कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है बच्चों, अगर मैं बात करता हूं तो मीन फ्री पाथ, औसत मुक्त पथ क्या होता है बच्चों, तो मैं इसको यही बता देता हूं, डायग्राम यही यूज कर लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में टकराए। अब टकराने के पश्चात दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए, इन दो क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों को टकराने के बाद दूरी चली जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ग माध्य मुक्त पथ। क्या कहते हैं बच्चों, मीन फ्री पाथ। तो किसी औसत मुक्त पथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रमागत दो क्रमागत के मध्य चली गई दूरी को औसत मुक्त पथ कहते हैं। औसत मुक्त पथ कहते हैं। औसत मुक्त पथ कहते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या कहते हैं बच्चों, औसत मुक्त पथ कहते हैं। इसका मान 10⁻⁴ मीटर कोटि का होता है। याद रखना है, इसका मान के तो 10⁻⁴ मीटर कोटि का होता है। तो विद्युत परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई दूरी को औसत मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, औसत मुक्त पथ कहते हैं। और एक बात याद रखनी है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखना इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इसका सिंबल होता है ये, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आई, औसत मुक्त पथ क्या होता है। अब बात करते हैं बच्चों अनुगमन वेग क्या होता है। तो अनुगमन वेग समझ लेते हैं बच्चों, कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूं ये -14 है बच्चों, ये कितना -14, इसको ठीक कर दी, -14 -14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये वाला जो है बच्चों ये -9। ठीक है, याद रखना बस इतना। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट, अनुगमन वेग क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि बच्चों ध्यान से देखो कि ये कोई एक चालक है, इस तरीके से ये कोई एक चालक है, और इसको मैंने जोड़ दिया बच्चों एक सेल से, प्लस माइनस, और ये लगा दी मैंने कुंजी। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि ये सर्किट है, तो ये चालक है, तो इसके अंदर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इस चालक की जो लेंथ है बच्चों, वो मैंने मान ली क्या है बच्चों, कि ये लेंथ जो है इसकी, ये मैंने मान ली इसकी कितनी है, एल है। कितनी है, एल है। और इसका जो अनुप्रस्थ काट का ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं बच्चों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको मैंने कह दिया ए है। अब बच्चों जैसे इस विद्युत परिपथ के अंदर मैं सेल लगाता हूं, तो इस जो चालक है इसके सिरों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो जाता है बच्चों, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, अनुगमन में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा एक निश्चित दिशा में प्राप्त की गई औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अनुगमन वेग कहते हैं। यानी कि भैया जैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मैंने चालक पर बैटरी लगाई, तो बैटरी की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त किए गए वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं।
समझ में आ रही है? तो ये जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। जैसे इसकी परिभाषा अगर मैं लिखूं तो लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में प्राप्त किए गए औसत वेग को, औसत वेग को अनुगमन वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। वेग या अपवाह वेग कहते हैं। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं बच्चों कि बाह्य बैटरी की उपस्थिति में, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, कि किसी चालक में, किसी विद्युत, किसी परिपथ में बाह्य बैटरी के कारण, बाह्य बैटरी या सेल, बाह्य बैटरी के कारण, बाह्य बैटरी के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बैटरी की उपस्थिति में, भैया बैटरी की उपस्थिति हो जाती है, बैटरी की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। जैसी बैटरी लगाता हूं एक निश्चित दिशा में गति करने लग जाता है, फिक्स इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जब बैटरी हटा देता हूं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है, ये क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, ये यादृच्छिक गति करने लग जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, तो याद रखना, एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, लेकिन परंतु बैटरी हटाने पर सभी इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, यादृच्छिक गति जिससे इनका औसत वेग शून्य होता है। क्या होता है बच्चों? औसत वेग शून्य होता है। औसत वेग क्या होता है बच्चों? शून्य होता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, बैटरी की उपस्थिति में, बैटरी की उपस्थिति में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो उसकी उपस्थिति कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो प्राप्त किया गया वेग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। या बाह्य बैटरी की उपस्थिति के कारण जो प्राप्त किया जाता है इलेक्ट्रॉन द्वारा वेग, उसको हम कहते हैं। समझ में आ रही है? इसका मान लिख सकते हैं, इसका मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है।
अगर बात करता हूं इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों बी डी बराबर आई अपॉन एन ई ए, एन ई ए। क्या होता है? आई अपॉन एन ई। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ बी डी क्या है। तो बी डी यहाँ पे बच्चों क्या है? बी डी, तो बी डी है यहाँ पे बच्चों अनुगमन वेग। क्या? अनुगमन वेग। और यूनिट इसकी है बच्चों यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड। अनुगमन वेग जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी। अगर बात करता हूं एन यहाँ पे क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई यहाँ पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे मान माइनस के 1.6 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। ए यहाँ पे क्या है? तो ए है यहाँ पे बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल याद रखना है बच्चों। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है इसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आई हो। अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका क्या मतलब है, इसको देख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध। तो भैया क्या संबंध है इसको हम देख लेते हैं। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है? तो जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि मैंने अभी ये डायग्राम बनाया, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनाइए कि ये कोई एक सर्किट है। और इसको मैंने जोड़ दिया किससे? एक विद्युत परिपथ से। ये मैंने लगा दी बच्चों सेल, और ये लगा दी मैंने कुंजी। अब आप लोग जानते हैं बच्चों कि मैंने ये जोड़ दिया यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या है बच्चों? तो इसके अंदर तो भैया इलेक्ट्रॉन से मैंने बताया था। अब जैसे ही मैंने बैटरी भी जोड़ दी है तो बच्चों इसके एक विद्युत क्षेत्र भी स्थापित हो जाएगा। तो ये एक विद्युत क्षेत्र भी स्थापित हो गया। चालक की जो लेंथ है वो भी मैंने कह दी बच्चों, ये है मैंने मान ली एल है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है इसको मैंने कह दिया बच्चों क्या? ए है। कितना है बच्चों? ये ए है। ये सारी बातें मैंने कह दी। अब इसके साथ में अगर बात करूं तो ये तो बच्चों हमारा कुंजी हो गई। ये क्या हमारी? ये हमारी क्या है? कुंजी है। और इस चालक के जो बिंदु है इनको मैंने कह दिया, इस पॉइंट को कह दिया मैंने P, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया Q। ठीक है, तो माना कि अब भैया इस डायग्राम के अंदर मैंने जो समझा है उसको हम इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। तो यहां लिख सकते हैं माना कि PQ कोई चालक है जिसकी लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। बैटरी की उपस्थिति से चालक के सिरों के मध्य विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र स्थापित
हो जाता है, ठीक है। तथा परिपथ में प्रवाहित धारा स्मॉल आई है। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? स्मॉल n है। अब स्मॉल n है तो बच्चों अपना इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे डायग्राम तो बना ही हुआ है खैर, तो अगर अब मुझे भैया रिलेशन निकालना है तो आप जानते हो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, कितना बच्चों? एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो वो बच्चों कितने भैया मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन माने, कितने? n, और उनकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? vd। कितनी बच्चों? n vd। यानी एकांक समय प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n, और उनका वेग, प्रत्येक का वेग कितना है? vd। तो n है vd। अगर बच्चों मैं नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पे नेक्स्ट बात करूं तो चालक के ए क्षेत्रफल से t समय में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो मैंने मान लिया बच्चों स्मॉल n, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? n vd इंटू a इंटू टी, क्या हो जाएगा? a इंटू टी। यानी कहने का मतलब क्या बच्चों, एक पेन की कीमत 10 रुपए है तो 100 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? समझ में आ रहा है? एक पेन की कीमत 10 रुपए है तो 100 पेन की कीमत से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे a इंटू टी, इतना निकल के आया। अब बच्चों यहां से बात समझ में आती है तो लिख सकते हैं, आप जानते हो, आप एक फॉर्मूला जानते हो बच्चों, यहां से आवेश बराबर होता है, यानी कि Q बराबर आवेशों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? स्मॉल n इंटू ई, ये जानते हो। तो आप ये फॉर्मूला जानते होंगे बच्चों, Q इक्वल टू होता है स्मॉल n ई। n यहाँ पे क्या है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ये वाली, ये रही, कितनी बच्चों? तो ये यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे जब मैं रखता हूं इसको, तो Q बराबर क्या निकल के आता है हमारा? Q बराबर हमारा क्या निकल के आया बच्चों? तो Q बराबर इंटू ई। Q की n की वैल्यू रखो बच्चों, क्या थी? n bd इंटू a इंटू ई। क्लियर है? ये निकल के आया। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या डाल दो बच्चों? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने इसको डाल दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने, तो आप जानते हो यहां से तो लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों कि I इक्वल टू क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टे समय। तो बच्चों विद्युत धारा क्या होती है? I इक्वल टू आवेश कितना देखे बच्चों? n bd
इंटू ए टी इंटू ई अपॉन समय कितना है बच्चों टी। तो क्या ये टी से टी यहाँ पे क्या बच्चों कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आया बच्चों, तो आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। क्या निकल के आया बच्चों, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। और यही हमें लेके आना था, यही हमें लेके आना, ठीक है भाई, अरे कहाँ गया भाई? तो यही हमें लेके आना था, ठीक है भाई। तो ये हमारा इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, यानी यही इसके अंदर एक संबंध था। क्लियर है मेरी, आई इक्वल टू एन ए बी डी। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों कि ये यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, तो ये आपको बताना जरूरी है। जैसे आई तो आप जो जानते हो आई क्या है यहाँ पे, तो आई यहाँ विद्युत धारा, एन यहाँ पे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे मान 1.6 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। ए क्या है बच्चों यहाँ पे, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी क्या है यहाँ पे, वी डी, जिसको कहते हैं हम लोग अनुगमन वेग, अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, अब हम बात करते हैं, तो अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी क्या होती है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या होती है कि किसी चालक के, कोई एक चालक है, कंडक्टर है, उसके यानी कि किसी चालक के एरिया से, पर्टिकुलर एक एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब वो एरिया जो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो उस परपेंडिकुलर एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। आपको डेफिनेशन लिखता हूं, इससे आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा फटाफट से। तो लिख सकते हैं कि किसी चालक के, किसी चालक के, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए अभिलंबवत, परपेंडिकुलर, अभिलंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाली, गुजरने वाली विद्युत धारा को, विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। समझना, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा, जैसे कि कोई सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर, इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर गुजरने वाली विद्युत धारा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। अब बात करते हैं भैया ये क्या है, तो देखते हैं आई का मतलब यहां पे अगर बात करता हूं सबसे पहले मैं, आई यहां पे क्या है, आई का मतलब है यहां पे विद्युत धारा, विद्युत धारा, और इसका मतलब है बच्चों यहां पे क्या, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश का क्या मतलब होता है बच्चों, तो क्षेत्रफल सदिश का मतलब आप लोगों को पता होगा क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश का मतलब होता है यहाँ पे कि सतह के लंबवत, सतह के लंबवत, लंबवत, ठीक है। बात करते हैं इसके मात्रक की और विमा की। अगर बात करूं मैं इसके मात्रक की, यानी इसके यूनिट की बात करता हूं मैं,
तो यूनिट की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? तो इसकी यूनिट देखें तो ये क्या है बच्चों? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अगर बात करता हूं इसकी विमा, तो इसकी विमा क्या होती है? विमा डायमेंशन, विमा क्या होती है इसकी? तो विमा की अगर बात करूं बच्चों, तो देखो एम्पियर की क्या होती है? ए, और मीटर की क्या होती है? L2, L2। तो फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? M0 L की पावर -2 T0 और A की पावर 1, ये इसकी विमा है। यानी जो टर्म नहीं है MLT की फॉर्म में लिखा जाता, तो जो MLT नहीं है उनको हम जीरो मान लेते हैं। किसी की पावर जीरो होती है तो इसकी मतलब क्या? 1। M की पावर जीरो, इसका मतलब क्या है? 1। L ऊपर गया तो माइनस का, T नहीं है तो T की पावर जीरो, और A है तो A की पावर तो 1 है। ये सिंपली क्लियर है। अब बात करते हैं इसके राशि कैसी है भैया, किस तरह की क्वांटिटी है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। राशि कैसी है? राशि कैसी है इसको देखते हैं, यानी क्वांटिटी कैसी है ये? तो राशि कैसी है? अगर राशि की बात करूं तो एक सदिश राशि है। कैसी? सदिश राशि। सदिश राशि बोले तो वेक्टर। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसमें सर डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन क्या होती है इसकी? तो अगर बात करता हूं इसकी दिशा की, तो दिशा दिशा इसकी होती है बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिशा कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी डायरेक्शन होती है, याद रखना है इसको। ठीक है, ये है क्षेत्रफल गति। अगर मैं बात करता हूं बच्चों यहाँ पे, अगर बात करता हूं यहाँ पे बच्चों, इसकी सदिश रूप क्या होता है? इसका सदिश रूप, सदिश रूप, सदिश रूप यानी कि वेक्टर फॉर्म क्या होती है इसकी? ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है वेक्टर फॉर्म। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है? तो इसकी वेक्टर फॉर्म होती है बच्चों J इक्वल टू I अपॉन ए वेक्टर। ये इसकी क्या है बच्चों? वेक्टर फॉर्म है। ये इसकी क्या है? वेक्टर, ये इसकी क्या है? वेक्टर फॉर्म होती है। अगर बात करता हूं मैं अल्पतम के लिए, अल्पतम के लिए क्या होती है बच्चों? अगर मैं बात करता हूं अल्पतम के लिए क्या होती है, तो अल्पतम के लिए देख लेते हैं। अल्पतम के लिए अल्पतम के लिए, तो अल्पतम के लिए क्या होता है बच्चों? तो आप जानते हो I इक्वल टू, अभी आपने देखा क्या होता है? J अपॉन ए वेक्टर। J इक्वल टू आई अपॉन, सॉरी, J इक्वल टू आई अपॉन ए वेक्टर। और अल्पतम की बात करूं तो यहां से अगर विद्युत धारा निकालता हूं तो ये जगह इंटीग्रेशन J वेक्टर डी ए। ये क्या है बच्चों? ये अल्पतम के लिए है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? अल्पतम के लिए। अगर बात करता हूं बच्चों एंगल के लिए भी पूछ लिया जाता है, एंगल के लिए तो यहां लिख सकते हैं नेक्स्ट। ये तो इसको मैं रखता हूं ऊपर। विद्युत धारा, धारा तथा क्षेत्रफल सदिश, सदिश के मध्य कोण थीटा हो। जब मान के चलिए क्षेत्रफल सदिश के बीच में मध्य कोण कितना हो बच्चों? थीटा हो। जैसे मान के चलो ये है, तो भैया इसका अगर बात करें, इसका क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत, यानी कि वो तो इधर हो गया, और करंट, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, और इसके बीच के एंगल कितना है बच्चों? थीटा हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? तो ये फॉर्मूला बन जाता है तुम्हारा क्या? ये हो जाता है बच्चों J इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। क्या लेते हैं बच्चों? ए कॉस थीटा। ये कब के लिए है? ये जब लगाना है फॉर्मूला, जब कोई एंगल दे रखा हो, विद्युत धारा और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोई कोण बनना हो थीटा,
तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर है मेरी बात? तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई हो। अगर मैं यहां से भी अगर चाहूं तो अगर मैं यहां से करंट निकालूं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जे ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप जानते हो कॉस हटाऊंगा मैं यहां से तो क्या हो जाएगा, जे वेक्टर ए वेक्टर। अब ये कहां से आया सर, तो ये वाला आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे 11th क्लास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता था तुम्हारा ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। डॉट हटता था तो कॉस आता था, कॉस हटेगा तो फिर से डॉट आ जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, तो देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर बात करता हूं मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये इसका मतलब है यहाँ पे अनुगमन वेग। क्या? अनुगमन वेग। ठीक है, और इसका मतलब है धारा घनत्व। ठीक है, तो इनमें संबंध क्या है, तो बच्चों इनमें संबंध बहुत इजी है, आप निकाल सकते हो। तो लिख सकते हैं वी नो दैट। हम जानते हैं बच्चों वी नो दैट, आप लोग जानते हो बच्चों जे इक्वल टू क्या होता है, जे इक्वल टू आप लोग मैंने आपको पढ़ाया आई अपॉन ए, ये आप लोगों ने पढ़ा, क्योंकि इसे नंबर डाल दो फर्स्ट। इसी के साथ आप जानते हो विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा का मान अनुगमन वेग के पदों में, अनुगमन वेग के पदों में। तो बच्चों अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मैंने बताया था आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। आई की वैल्यू रख दो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 में जब मैंने वैल्यू रखी बच्चों तो जे इक्वल टू आई की वैल्यू रखी एन ई ए बी डी अपॉन, और नीचे क्या है बच्चों ए। तो ए से यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कैंसिल, ए से यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, और कैंसिल आउट होने के बाद बच्चों क्या आया, जे इक्वल टू एन ई ए सॉरी एन ई बी डी, क्या निकल के आया बच्चों, एन ई बी डी, एन ई बी डी। तो ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन किसमें है बच्चों, तो लिख सकते हैं धारा घनत्व, धारा घनत्व तथा विद्युत धारा में संबंध, विद्युत धारा में संबंध। ठीक है भाई, याद रखना है। और इसकी यूनिट तो मैंने बताई दी थी, यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है, यहां से अगर देखें तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या है इसकी यूनिट है, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है, पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए भाई इसको अभी हम देख लेते हैं, तो ये भी इजी है वैसे, आप लोग जानते हो बच्चों इसका रिलेशन होता है बच्चों वी नो अनुगमन वेग क्या होता है बच्चों, अनुगमन वेग यानी कि बीडी, बीडी बराबर होता है बच्चों स्मॉल ई माइनस के ई टाउ अपॉन एम, इक्वेशन नंबर। अब मान लो कि ये कोई एक सर्किट है, और ये मैंने लगा दी बच्चों यहाँ पे सेल, और ये मैंने लगा दी यहाँ पे कुंजी। अब भाई इसकी जो बीच की डिस्टेंस है बच्चों चालक के सिरों की, वो मैंने मान ली एल। तो बैटरी लगाऊंगा तो भाई विद्युत क्षेत्र भी स्थापित हो जाएगा, क्या स्थापित हो जाएगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र भी स्थापित हो जाएगा। अब जब विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा तो वही पोटेंशियल डिफरेंस, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा बी। तो एक रिलेशन होता है बच्चों, इसको याद रखना है, इसका रिलेशन याद रखना है बच्चों,
वी हैव इक्वल टू होता है बच्चों माइनस के बी अपॉन डी। समांतर पेड़ संधारित्र में पढ़ा था ई बराबर बी अपॉन डी, यानी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में संबंध। तो बी अप डी की जगह पे क्या है बच्चों एल, तो चालक के सिरों के बीच की लंबाई कितनी है स्मॉल एल है, तो इक्वल टू माइनस की बी अपॉन एल लिख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो रखा बच्चों, तो ये निकल के आया बी डी बराबर माइनस का जो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ई इंटू कैपिटल ई की जगह पे क्या रखेंगे ध्यान से, ई इंटू बी अपॉन एल इंटू टाउ अपॉन एम। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों वी डी बराबर ई बी टाउ अपॉन एम एल, ये संबंध निकल के आ गया। अब बच्चों आप लोग जानते हो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए बेसिकली कि V यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ V तो विद्युत विभवांतर, अनुगमन वेग मत समझना, विद्युत विभवांतर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों श्रांति काल, श्रांति काल। M यहाँ पे क्या है बच्चों द्रव्यमान, क्या है द्रव्यमान मास। L क्या है चालक की लंबाई, चालक की लंबाई क्या होगी बच्चों चालक की लंबाई हो गई। ठीक है, तो अब भाई अगर बात करता हूं इसके यूनिट की, तो भाई बीडी के बराबर है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड, इसकी क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी। तो सारी बात समझ में आ गई। और बीडी का मतलब क्या है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। तो फटाफट से देख लीजिए, अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बताए सर ये फॉर्मूला कैसे आया, ये बता देता हूं मैं। भाई ये हमारा रिलेशन है, इसी रिलेशन से मैं अभी आगे जब पढ़ाऊंगा तो अनुगमन वेग का सिद्धांत जो मैं सिद्ध कर दूंगा वहां से। ठीक है, वीडी बराबर के माइनस के ई टाउ स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन एम। तो याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो आज की इस क्लास में मैंने देखो क्या क्या पढ़ाया, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि यहाँ पे विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, किससे इसका मेजरमेंट होता है और इसको अदिश राशि क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, किससे मेजर किया जाता है। इसके साथ फिर मैंने इसको यहाँ पे 1 एम्पीयर की परिभाषा बताई, यहाँ पे सॉलिड्स में करंट कैसे फ्लो होता है किसकी वजह से, लिक्विड में गैस में किसकी वजह से होता है, वो बातें जानी मैंने यहाँ पे। विद्युत चालन क्या होता है ये बात करी यहाँ पे। आज एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा सदिश राशि है क्यों, अदिश क्यों नहीं है, तो ये सारी चीजें इसको भी देख लेते हैं। रैंडम नियमित गति क्या होती है, यादृच्छिक मोदम क्या होता है इसको जाना। टाइम रिलैक्सेशन पढ़ा हमने यहाँ पे। मीन फ्री यानी कि मीन फ्री पाथ पढ़ा, औसत मुक्त पथ पढ़ा हमने यहाँ पे। अनुगमन वेग अपवाह वेग पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट डाल देना एग्जाम में पूछी जाती है, ये पूछी जाती है जी। ठीक है, डेफिनेशन पूछी जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन निकाला हमने यहाँ पे, रिलेशन निकालने का डेरिवेशन भी किया हमने यहाँ पे, मतलब रिलेशन निकाला दोनों के बीच में। और उसके साथ बच्चों मैंने यहाँ पे करंट डेंसिटी की चर्चा करी। करंट डेंसिटी क्या होती है, क्षेत्रफल सदिश क्या होती है, सतह के हमेशा क्या होता है, जैसे कोई सरफेस दे दी है तो उसका क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह के लंबवत होता है, तो याद रखना है। फ्लक्स वाले चैप्टर में भी हमने चर्चा करी थी इसकी। उसके बाद हमने यहाँ पे बेसिक्स पॉइंट जाने, ये तो फिर वही चीज आ गई, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद हमने जाना रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी यानी कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध है, उसको भी हमने जाना, J इक्वल टू NABD। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद हमने जाना बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है यहाँ पे विभवांतर, विभवांतर, और इसका मतलब है यहाँ पे अनुगमन वेग, अनुगमन वेग में संबंध। तो रिलेशन निकाल दिया, VD इक्वल टू EV टाउ अपॉन ML। ठीक है, तो उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए, तो आप लोग जानते हो कि इसकी आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं 1 बाय 1 करके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोबिलिटी की चर्चा करेंगे, ओम्स लॉ की बात करेंगे, और सर्किट को सीखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रिस्टोर्ड क्या होता है, ये सारी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन सब चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई हो
और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।